सर्वेभ्यो नमो नमः। तो दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है माघे सन्ति त्रयो गुणाः। ये यूपीएससी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि संस्कृत ऑप्शनल में आता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप जितना श्लोक डालेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अर्थात कालिदास उपमा के लिए विख्यात हैं, भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, दंडिनः जो है वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है और माघ में ये तीनों गुण ही विद्यमान है। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को। तो देखेंगे में जो तीन गुण पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला गुण है उपमा की सुषमा। तो नवीन चमत्कारी उपमा का विन्यास माघ की विशिष्टता है और माघ के पात्रों में खूब सजीवता पाई जाती है। आकाश से उतरने वाले काले काले मेघों से नीचे कर्पूर पांडुर महर्षि नारद के रूप चित्रण में कवि जितना सफल है उतना ही उनके संदेश कथन में भी। भगवान श्री कृष्ण का रूप और उनका सहिष्णु चरित्र बड़ा ही सुंदर किया है उन्होंने। कवि की जो है प्रतिभा सामान्य पदार्थों में भी विशिष्टता उत्पन्न कर देती है, नित्य परिचित वस्तुओं में भी नवीनता का संचार करती है। वह प्रकृति के हृदय को समझते हैं और मधुर शब्दों में उसे अभिव्यक्त करते हैं। ये माघ की प्रतिभा है। तो उन्होंने क्या किया, अगला जो श्लोक है उसमें प्रातःकालीन जो दिवाकर यानी सूर्य है उनका बालक रूप में चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं, जो कि शिशुपाल पद का श्लोक है। वितत पृथु वरत्रा तुल्य रूपैर्मुखैः कलश इव गरियान दिग्भिराकृष्यमाणः कृत चप्पल विहंगा लाप कोलाहला भीर जलनिधि जल मध्यादेश उतार्यते अर्के। अर्थात इसमें आपको सिर्फ विजुलाइज करना है और उसी तरीके से आपको ये श्लोक का अर्थ भी समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि समुद्र है और समुद्र से जो है ऊपर सूर्य का उदय हो रहा है, मतलब आधा वो नीचे है आधा ऊपर है। तो आइए देखते हैं। चारों ओर फैली हुई मोटी रस्सियों के समान, यानी कि चारों ओर मोटी रस्सियां फैली हुई हैं। किरणों के द्वारा जो है एक कलश भारी जो है उसको खींचा जा रहा है और सूर्य दिशा रूपी नारियों के द्वारा समुद्र के जल से निकाला जा रहा है। जिस प्रकार कलश रस्सों की सहायता से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार पूर्व समुद्र में डूबे हुए सूर्य को दिशाएं किरण रूपी रस्सियों से खींचकर निकाल रही हैं। जिस प्रकार जल में डूबे घड़े को जल से निकालने के समय बड़ा कोलाहल मचता है, यानी कि जल में एक घड़ा डूबा हुआ है तो उसे निकालने के समय बड़ा कोलाहल मचता है। तो उसी प्रकार जो है सुबह सुबह चिड़ियाँ जो हैं वो शोर करती हैं और प्रातः काल का समय है, पक्षीगण का मनोहर जो कोलाहल है वो कानों को सुख देता है। चारों ओर किरणें फैलने वाले बाल सूर्य का यह सुंदर वर्णन है। पहाड़ी नदियाँ कलकल शब्द करती है और वो निडर होकर उसकी गोद में लोटपोट किया करती है। अतः वे रैवतक की बेटियां हैं। आज वे अपने पति समुद्र से मिलने के लिए जा रही हैं। इस कारण रैवतक चिड़ियों के माध्यम से करुण स्वर के द्वारा जान पड़ रहा है कि प्रेम के कारण वे रो रहे होंगे। कन्या के पति गृह जाने के समय पिता का हृदय पिघल जाता है। वह कितना भी कठोर हो द्रवीभूत अवश्य हो जाता है। पीडयन्ते गृहिणः कथम नु तन्या विश्लेष दुखैर्नवै। अतः रैवतक भी पक्षियों के करुण स्वर से कन्याओं के लिए रो रहा है। ठीक है, पिता का हृदय कोमल होता ही है। अब हम इसका जो दूसरा गुण है उसको देखेंगे, यानी कि अर्थ का गौरव। तो इन्होंने ये भली भांति जानते हैं कि वर्णों के विन्यास से अनंत विचित्रता उसी प्रकार उपजती है जिस प्रकार केवल 7 स्वरों में ग्रथित होने वाला गायन अनंत रूप से विचित्र बन जाता है। इसलिए वे वाणी के प्रतान को पट्टी के प्रसार के समकक्ष मानते हैं
तो आइए इससे संबंधित हम श्लोक देखते हैं। माघ ने राजा के स्वरूप का चित्रण किया है। देखिए श्लोक। बुद्धिशस्त्रः प्रकृत्यंगो घन संवृति कंचुकः चारे क्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिवः। अर्थात राजा के विषय के बारे में बोला गया है कि शास्त्र जिसकी बुद्धि है, जिसके अंग प्रकृति यानी प्रजा, स्वामी, अमात्य आदि हैं, जिसका कवच दुर्वेद्य मंत्र की सुरक्षा है, जिसके नेत्र गुप्तचर हैं, जिसका मुख संदेश वाहक दूत होता है, ऐसा राज्य सामान्य जन न होकर अलौकिक पुरुष होता है। इस अल्पकाय श्लोक में अर्थ का गौरव पूरी मात्रा में विद्यमान है तथा इसी तरह से उनमें तीसरा गुण है पद लालित्य। तो माघ तो पद विन्यास के बादशाह ठहरे। न केवल शब्दों तथा पदों के ललित विन्यास में ही माघ निपुण थे और वे नित नूतन श्रुति मधुर शब्दावली के तो मानो वे श्लाघ्य शिल्पी थे। तो संस्कृत में यह आभाणक ही प्रसिद्ध है कि माघ के नव सर्ग बीतने पर नव शब्द मिलता ही नहीं, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। यह कथन अर्थवाद नहीं है, प्रत्युत तथ्यवाद है। तो आइए देखते हैं। उन्होंने इस श्लोक में वसंत की सुषमा का संकेत बड़ी ही सुंदरता से शाब्दी ध्वनि द्वारा विद्योदित किया है। मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्ध समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुर्नमद ध्वनि भृता निभृता अक्षर मुज्जगे। श्लोक के सरस वर्णों के उच्चारण के समय जीव फिसलती हुई मानो चली जाती है। बिना किसी परिश्रम के अनायास ही बिना अंत तक पहुँचे वह ठहरने का नाम ही नहीं जानती। कर्ण कुहरों में अमृत रस घोलने वाली मधुर पदावली ही पर्याप्त आनंद देने वाली है। इन पदों का स्वाद साधारण पाठक भी ले सकता है, परंतु माघ के पांडित्यामंडित अर्थों को समझना उसकी समझ से बाहर की बात है। पद लालित्य की बात करें तो ये वहाँ होता है जहाँ पदों में परस्पर मैत्री होती है। वह इतने जमे जमाए होते हैं, इतने नपे तुले होते हैं कि वे अपने स्थान से हटाए नहीं हटते, डिगाए नहीं डिगते। माघ के पदों में श्रुति मधुर शब्दों की संगीतात्मक एक रसता बीणा की झनकार की भांति अर्थावबोध की प्रतीक्षा किए बिना ही हृदय को रसाप्लुत बना डालती है। माघ के बसंत ऋतु के वर्णन में कोमल कांत पदावली की छठा छहराती है। तव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमलोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरैहि। इस प्रकार पद लालित्य की दृष्टि से माघ के काव्य में अनेक उत्कृष्ट श्लोक हैं। एक बात यह भी है कि इनका पद लालित्य दंडी या श्रीहर्ष की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक है। माघ में कालिदास जैसी उपमाएं भले ही न मिले, फिर भी उनमें न सुंदर उपमाओं का अभाव है न अर्थ गौरव की कमी। पदों का लालित्य विन्यास तो निःसंदेह प्रशंसनीय है। यही कारण है कि काव्यों की परंपरा में माघ को महत्व दिया गया है। अतः माघे सन्ति त्रयो गुणाः यह कथन सर्वदा समुचित है। माघे सन्ति त्रयो गुणाः का अर्थ यह कदापि नहीं कि माघ उपमा प्रयोग में कालिदास से अर्थ गौरव में भारवी से पद लालित्य में दंडी से बढ़कर है या उनके समकक्ष है। उक्ति का अभिप्राय है कि कालिदास आदि में केवल एक एक गुण मुख्य रूप से है, किंतु माघ में ये तीनों गुण समाविष्ट हैं। इसी तरह से आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये आसान है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। और इसमें जितने श्लोक हो सके उतने पढ़िए। धन्यवाद।